हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। सो ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, इट इज ओके। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली। आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। तो चले शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये डिस्कशन हमारा प्रीवियस सेशन से इन कंटिन्यूएशन है। प्रीवियस सेशन में हमने फेमा के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे अब हम उनको करेंगे। फ्रेंड याद रखें, ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लासेस हैं जिनमें हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और उसके साथ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे मॉड्यूल ए चैप्टर 8 रिमिटेंस फैसिलिटीज़ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां लगातार क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच किया तो पहले उसको वॉच करें, ताकि ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आप इनका और अधिक बेनिफिट ले सकें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर करंट अकाउंट कैटेगरी who has the authority to restrict foreign exchange transactions? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन हमने लगानी हो और वो भी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन को लेकर के, तो ये अथॉरिटी किन के पास है? आरबीआई के पास है, अथोराइज्ड पर्सन के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? करंट अकाउंट कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने का अथॉरिटी किन के पास है? यस, कम ऑन, आंसर देने की कोशिश करें। रिकॉल करें, क्या आपने लास्ट सेशन में सीखा था, क्या आपने लर्न किया था। आप चाहें तो अपने हैंड रिटन नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको भी रेफर कर सकते हैं। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमारा ऑप्शन आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। Which of the following entities can be considered as authorized person under FEMA? तो हमने बताना है इनमें से कौन कौन सी एंटिटी को हम अथोराइज्ड पर्सन कंसिडर करते हैं। अथोराइज्ड डीलर्स को, मनी चेंजर्स को, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स को, या सभी को। तो किन को हम अथोराइज्ड पर्सन कंसिडर करते हैं? सो दैट इज द क्वेश्चन। यस, रिकॉल करिए जो आपने लर्न किया और उसके बेसिस के ऊपर आंसर प्रोवाइड करें। सो क्वेश्चन नंबर 4, तो आंसर विल बी ऑल द अबव। ये सारे के सारे ही अथोराइज्ड पर्सन कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऑप्शन आंसर डी इज आवर आंसर। What distinguishes AD category 1 from category 2 and category 3? So AD category 1, AD category 2 and AD category 3. तो इसमें AD कैटेगरी कैसे अलग है कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 से? They can only carry out capital account transactions. They are authorized to carry all permissible current and capital account transaction. They are limited to specified non-trade related current account transactions, या they can only carry out foreign exchange transaction incidental to their business. हमने डिस्टिंग्विश करना है एडी कैटेगरी 1 को। तो देखिए कौन सी स्टेटमेंट आपको इन 4 में से लगती है कि वो करेक्ट स्टेटमेंट है डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द आंसर? यस, दे दीजिए आंसर क्या बनता है क्वेश्चन का। सो जो एडी कैटेगरी 1 है वो हर टाइप का करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो परमिसिबल है। सो दैट मीन ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज फॉल अंडर एडी कैटेगरी 2? इनमें से कौन सी एंटिटी एडी कैटेगरी 2 में फॉल करती है? नेशनलाइज्ड बैंक्स फॉल करते हैं,
फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स फॉल करते हैं, सिलेक्ट आरआरबीज फॉल करते हैं, या एंटिटीज कैरिंग आउट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू देयर बिजनेस वो फॉल करते हैं। तो यस, थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन चला गया। तो एडी कैटेगरी 2 में इनमें से कौन फॉल करते हैं? तो इनमें से किसको, आउट ऑफ दीज 4 किसको क्लासीफाई हम करते हैं एडी कैटेगरी 2 के तौर के ऊपर? नेशनलाइज्ड बैंक्स, दे आर कैटेगरी 1। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, दे आर ए सेपरेट कैटेगरी। Select RRBs, yes, they fall in category 2. Entities carrying out foreign exchange incident to their business, they are category 3. तो D कैटेगरी 3 के हैं, तो इसमें C जो है वो फॉल करते हैं इन कैटेगरी AD कैटेगरी 2। What is प्राइमरी फंक्शन ऑफ फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स? जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? Carry out all permissible current and capital account transaction, purchase foreign exchange from non-residents and residents, authorized to carry out specific foreign exchange transactions, या handling specified non-trade related current account transactions। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स का? व्हाट इज देयर प्राइमरी फंक्शन? सो कैरी आउट ऑल परमिसिबल करंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये तो आईडी कैटेगरी 1 है। परचेज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट, ये वो करते हैं, तो दिस इज देयर प्राइमरी फंक्शन। अथॉराइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये तो कैटेगरी 2 है। हैंडलिंग स्पेसिफाइड नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो ये कैटेगरी 2 है, तो ये कैटेगरी 2 वाले हैं और ये हमारे फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडी कैटेगरी 3 व्हाट ट्रांजैक्शंस दे आर अथॉराइज्ड टू कंडक्ट? जो एडी कैटेगरी 3 हैं वो किस तरह की ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर सकते हैं? ऑल परमिसिबल करंट एंड कैपिटल, स्पेसिफाइड नॉन ट्रेड रिलेटिंग टू करंट अकाउंट, स्पेसिफिक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इंसिडेंट टू देयर बिजनेस, या परचेजिंग फॉरेन एक्सचेंज और प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रैवल पर्पज ओनली। एडी कैटेगरी 3 इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं? तो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड कर लें। वैसे हमने इनको एक एक करके अलग अलग डिस्कस भी कर दिया है। Now it should not be difficult for you to answer the question. Yes, देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन का। Yes, what is the answer to this question? सो क्वेश्चन का आंसर बनता है इंसिडेंटल टू देयर बिजनेस एक्टिविटीज, वो ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनता है इस केस के अंदर। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट डिफाइंस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को क्या चीज डिफाइन करती है? ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू नॉन ट्रेड करंट अकाउंट एक्टिविटीज, transactions which alter asset liability of a person resident in India, purchasing foreign exchange for private and business travel purpose, specified foreign exchange transactions authorized by RBI। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इनमें से कौन सी चीज डिफाइन करती है? दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। सॉरी फ्रेंड्स। Yes, what is the answer for question number 5? तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ऑप्शन बी बनेगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में ऑल्टर होती है एसेट लायबिलिटी की पोजीशन ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, लेकिन साथ में हमें ये कहना पड़ेगा आउटसाइड इंडिया। सो ऑल्टर्स आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड।
ये वर्ड इसमें कमी है, क्वेश्चन में ये होनी चाहिए थी साथ में। व्हाट इज द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज फॉर एडी कैटेगरी 2? एडी कैटेगरी 2 के लिए एक्टिविटीज का स्कोप क्या है? लिमिटेड टू स्पेसिफिक नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ऑथराइज्ड टू कैरी आउट ऑल स्पेसिफिक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रैवल पर्पस, या लिमिटेड टू परचेजिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स। तो हमने बताना है एडी कैटेगरी 2 से रिलेटेड एक्टिविटीज, उनका स्कोप। तो उनका स्कोप है हमारा आंसर नंबर ए, लिमिटेड टू स्पेसिफिक नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो इन ट्रांजैक्शंस को जो नॉन ट्रेड है वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, लेकिन करंट अकाउंट की कर सकते हैं, वो भी नॉन ट्रेड रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? लास्ट सेशन में हमने अंडरस्टैंड किया था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या है। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हम किसको कहेंगे? कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्लासीफाई नहीं होती। तो दो तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, एक है कैपिटल और एक है करंट। कैपिटल अकाउंट को हम डिफाइन कर चुके हैं, जो ऑल्टर करती हैं पोजीशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज आउटसाइड द कंट्री। तो जो ऑल्टर नहीं करती, जो कैपिटल अकाउंट में क्लासीफाई नहीं होती, उनको हम क्लासीफाई करेंगे करंट अकाउंट में। सो ये नहीं कहना कि कैपिटल अकाउंट वो हैं जो करंट अकाउंट नहीं है, रादर वी हैव टू से जो कैपिटल में क्लासीफाई नहीं होती वो करंट अकाउंट में फॉल करती हैं। और नॉर्मली ये ट्रेड ट्रांजैक्शंस हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे एग्जांपल, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर ऑफ दीज पर्सन्स, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में फॉल करेंगी। फॉरेन करेंसी में क्या क्या आता है? बड़े बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फॉरेन करेंसी में किसको इंक्लूड करेंगे। फॉरेन करेंसी में जितने भी फॉरेन करेंसी के नोट्स हैं, ऑल फॉरेन करेंसी नोट्स, ऑल पोस्टल फॉरेन करेंसी नोट्स, ऑल फॉरेन करेंसी पोस्टल ऑर्डर्स, ऑल फॉरेन करेंसी मनी ऑर्डर्स, फॉरेन करेंसी के चेक्स, फॉरेन करेंसी के ड्राफ्ट्स, फॉरेन करेंसी के ट्रैवलर चेक्स, फॉरेन करेंसी के लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन करेंसी के बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रमिजरी नोट्स, फॉरेन करेंसी के क्रेडिट कार्ड, फॉरेन करेंसी के इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या फॉरेन करेंसी से रिलेटेड एटीएम कार्ड्स। इन सभी में कॉमन क्या है? इन सभी में कॉमन है फॉरेन करेंसी में अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज ये दोनों एक ही टर्म नहीं है। सो फॉरेन एक्सचेंज एक वाइडर टर्म है और फॉरेन करेंसी एक लिमिटेड टर्म है। अब हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज में क्या है, किसको कहते हैं। सो फॉरेन करेंसी, एक तो फॉरेन करेंसी सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है, और इसमें और क्या आ जाएगा? सो फॉरेन करेंसी के डिपॉजिट्स हैं, फॉरेन करेंसी के क्रेडिट हैं, फॉरेन करेंसी के बैलेंस हैं जो किसी भी फॉरेन करेंसी में पेबल हो सकते हैं। देन ड्राफ्ट्स हैं, ट्रैवलर चेक्स हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, जिनको इंडियन करेंसी में बनाया गया है लेकिन वो फॉरेन करेंसी में पेएबल हैं। तो यहाँ पे हमने इनको कवर किया था जो फॉरेन करेंसी के हैं, और यहाँ पे हम किन को कवर कर रहे हैं? जो ड्रॉ किए जाते हैं इंडियन करेंसी के अंदर, लेकिन इनका पेमेंट किसी भी फॉरेन करेंसी में किया जाएगा। देन ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर चेक्स, एलसी और बिल ऑफ एक्सचेंज
ड्रॉन बाय बैंक्स, इंस्टीट्यूशन और पर्सन्स आउटसाइड इंडिया बट दे आर पेबल इन इंडियन करेंसी। तो अगर कोई लेटर ऑफ क्रेडिट है, ड्राफ्ट है, ट्रेवलर चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो किसने ड्रॉ किया, तो ड्रॉ किया बैंकों ने, इंस्टीट्यूशंस और पर्सन ने आउटसाइड इंडिया, लेकिन उनको पे होने इंडिया के अंदर इन इंडियन करेंसी, तो उसको भी हम फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड कर लेंगे। तो ब्रॉडली हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट्स आ गए, रादर 4 पार्ट्स आ गए। एक हो गया सीधा फॉरेन करेंसी, ये सारे के सारे, और एक हो गया हमारे पास डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंसेस पेबल इन फॉरेन करेंसी। फिर आगे हमारे वो इंस्ट्रूमेंट जो रुपी में ड्रॉ होते हैं और पे होते हैं फॉरेन करेंसी में। और चौथे हमारे वो इंस्ट्रूमेंट आ गए जो फॉरेन करेंसी में ड्रॉ होते हैं क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया बन रहे हैं, लेकिन वो पेबल है इंडियन करेंसी के अंदर। तो इस सारी डिस्टिंक्शन को केयरफुली माइंड में रखना है, बाद में कंफ्यूज नहीं होना है, बाद में हमें कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सो व्हाट इज FPI? Any investment made by a person resident outside India। अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया रिजाइड करता है, जैसे कोई म्यूचुअल फंड है, जैसे कोई लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर वो इंडिया में कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल है, या less than 10% of paid up capital of each series of capital instruments of a listed Indian company है, तो उसको हम कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये पैसा कौन लगाता है? ये पैसा लगाता है सम एंटिटी आउटसाइड इंडिया। ये पैसा किस में लगाया जाता है? कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। कितने अमाउंट तक लगाया जाता है? लेस देन 10% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, या लेस देन 10% ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। अगर वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग सीरीज के हैं तो हर एक के अंदर 10% से कम, और कंडीशन है कि वो कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होनी चाहिए। तो इनको हम कहते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को डिस्कस करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बाय यूजिंग IIBF बुक्स? क्या आप अपना प्रिपरेशन इन बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? ऐसा अगर है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 1, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स को अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। जैसे इनको लिखा है, जो इनमें लिखा है उसको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं लेकिन यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, तो बार बार करते हैं, जिसके कारण आपका टाइम बहुत सारा कंज्यूम होता है और उसके कारण आप पूरे सिलेबस को कवर भी नहीं कर पाते। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन बुक के अंदर आपको हर चैप्टर के एंड के ऊपर क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन बहुत थोड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। सो अगर आप चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन अवेलेबल हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में हम जो कंसेप्ट का आपको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत आसानी से आप उनको अंडरस्टैंड कर जाते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिससे आप लॉट ऑफ टाइम सेव कर लेते हैं, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर करने में आपको हेल्प मिलती है। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs, जिससे आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर करेगी। मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस हम आमतौर के ऊपर ऑफर करते हैं जस्ट नियर द एग्ज़ाम। उससे आपको पैटर्न पता चल जाता है एग्ज़ाम का,
तो अगर इतना कुछ इतना यूजफुल अवेलेबल है तो व्हाई नॉट टू यूज इट। तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू, या आप इसे हमारी वेबसाइट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें और उसके कोर्सेज पेज के ऊपर जाएं, तो वहाँ पे आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ करके जो पॉसिबिलिटी है आपके पास होने की उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन होता है। अभी हमने बात की थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। अब हम बात करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ए पर्सन दैट कैन इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज एंड रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू सेबी एफपीआई रेगुलेशंस 2014, उनको हम कहेंगे एफपीआई। तो वो एंटिटीज जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन इंडियन सिक्योरिटीज और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है सेबी की इन रेगुलेशंस के अंतर्गत, तो उनको हम कहते हैं एफपीआई। दो कंडीशंस हो गई। सो नंबर 1, उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, सो दे कैन इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज। नॉट परमानेंटली रेजिडेंट, ये टर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉट परमानेंटली रेजिडेंट कौन होते हैं? सो दे आर द पर्सन हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन और फॉर ए स्पेसिफिक जॉब और असाइनमेंट, ड्यूरेशन ऑफ विच इज नॉट मोर देन 3 years। वो लोग जो इंडिया में रिजाइड करते हैं, तो दे आर फॉरेनर्स बट दे आर रिजाइडिंग इन इंडिया, और वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से यहाँ पे रिजाइड करते हैं, और मैक्सिमम ड्यूरेशन उसका 3 साल का हो सकता है। ये स्पेसिफाइड ड्यूरेशन भी हो सकती है, स्पेसिफिक जॉब भी हो सकती है, स्पेसिफिक असाइनमेंट भी हो सकती है, जिसका टाइम लिमिटेड है 3 years। तो इनको हम कहते हैं नॉट परमानेंटली रेजिडेंट। NRIs क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंट्स क्या होते हैं? ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई पर्सन रिजाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया लेकिन वो सिटीजन है इंडिया का, यानी उसके पास पासपोर्ट है इंडिया का, तो उन पर्सन को हम कहते हैं NRI। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो PIO हम किसको कहेंगे? वो लोग जो आउटसाइड इंडिया रिजाइड करते हैं, इंडिया में रिजाइड नहीं करते, तो ये भी आउटसाइड इंडिया रिजाइड करते हैं NRIs, ये भी आउटसाइड इंडिया रिजाइड करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? NRI के अंदर जो पासपोर्ट है वो इंडियन पासपोर्ट होगा बिकॉज दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो PIO हैं इनके पास पासपोर्ट किसी और कंट्री का होगा। इनमें हम बांग्लादेश वालों को और पाकिस्तान वालों को फॉर द टाइम बिंग एक्सक्लूड कर देते हैं। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन केवल विदेश में रहता हुआ विदेशी ना हो, उसकी और एडिशनल कंडीशन क्या क्या है? तो ही वाज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन था किसी समय बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप एक्ट 1955, या और belong to a territory which became part of India after 15th day of August 1947। वो किसी ऐसी टेरिटरी में रहता था जो इंडिया का पार्ट बन गई 15th डे ऑफ अगस्त 47, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला। या ही इज चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वो इंडिया के किसी सिटीजन का या तो वो चाइल्ड है या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है या वो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है इंडियन सिटीजन का। और ही इज अ स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन। वो स्पाउस है किसी फॉरेन रीजन ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो किसी सिटीजन ऑफ इंडिया का वो फॉरेन ओरिजिन का स्पाउस है, या वो
स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन है। तो इन लोगों को हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी अगर हम इन 4 लोगों को देखें तो ये किसी ना किसी तरह से इंडिया से जुड़े हुए हैं। दे आर एसोसिएटेड टू इंडिया। तो इनको हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये कंट्री के बाहर रहते हैं और इनका पासपोर्ट भी कंट्री के बाहर का है। और नॉन रेजिडेंट्स ये भी कंट्री के बाहर रहते हैं, लेकिन इनका पासपोर्ट इंडिया का पासपोर्ट है, बिकॉज दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। PIO includes ओवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। तो जिनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, OCI कार्ड हम जिसको कहते हैं, तो उनको भी हम PIO में इंक्लूड करते हैं। अब हम बात करेंगे पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया। A person residing in India for more than 182 days during preceding financial year, तो उनको कहेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो क्या क्या इसमें कंडीशन है? फर्स्ट, दे आर नॉट रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, सो दे आर रिजाइडिंग इन इंडिया। और उनका स्टे का पीरियड है मोर देन 182 डेज। तो इट इज नॉट इक्वल टू 182 डेज, it is more than 182 days। एंड ये 182 डेज का जो पीरियड है, हमने कौन सा पीरियड लेना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का पीरियड लेना है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर कोई पर्सन इंडिया में मोर देन 182 डेज स्टे किया तो उनको हम क्या कहेंगे? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। नो नेक्स्ट हमारा रूल किसको रिलेट करता है? ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। अगर हम इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज ले करके आते हैं तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं? करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म, declaration to be submitted to custom authorities where value of foreign exchange brought into India exceeds $10,000 और value of foreign currency notes exceeds 5,000। तो अगर हम इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज ले करके आते हैं तो हमें क्या सबमिट करना होगा? हमें सबमिट करना होगा CDF फॉर्म, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये डिक्लेरेशन हम किसको सबमिट करेंगे? हम सबमिट करेंगे कस्टम अथॉरिटीज़ को, कस्टम डिपार्टमेंट को। लेकिन हर केस में ये मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी कब है? 2 सिचुएशन में ये मैंडेटरी बन जाएगा। अगर टोटल फॉरेन एक्सचेंज उसका वैल्यू मोर देन $10,000 है या कोई दूसरी करेंसी है इसके इक्विवेलेंट, या वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स। सो इस फॉरेन करेंसी में, फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी नोट्स भी हो सकते हैं। अगर फॉरेन करेंसी नोट्स की वैल्यू 5,000 एक्सीड करती है तो इन दैट केस ऑल्सो दिस डिक्लेरेशन इज मैंडेटरी। यानी टोटल फॉरेन एक्सचेंज $10,000 से ज़्यादा हो या उस फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फॉरेन करेंसी नोट्स $5,000 से या ज़्यादा हों, तो दोनों ही सिचुएशन में दिस इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। तो इसे सबमिट करना पड़ेगा। परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम पब्लिक बाय अथोराइज्ड पर्सन्स। अथोराइज्ड पर्सन्स क्या पब्लिक से फॉरेन करेंसी परचेज कर सकते हैं? तो उसका मेथड क्या रहेगा? Authorized persons can purchase foreign currency notes, coins, traveler checks from residents as well as non-residents. Payment in Indian currency is allowed account pay check या demand draft, loading in Indian debit card या electronic funds transfer through banking channels are allowed as under। तो जब इनको एनकैश किया जाएगा, जब इनको परचेज किया जाएगा तो वो पेमेंट इंडियन करेंसी में किया जाएगा और इंडियन करेंसी में ये पेमेंट अकाउंट पे चेक के थ्रू, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या उसको लोड कर दिया जाएगा इंडियन करेंसी डेबिट कार्ड के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र उसका कर दिया जाएगा, लेकिन बैंकिंग चैनल्स यूज़ किए जाएंगे। और अगर हम देखते हैं अमाउंट की बात, फ्रॉम रेजिडेंट पर्सन ये अमाउंट है $1,000 या उसका इक्विवेलेंट। और जब हम देखते हैं
फॉरेन विजिटर से या नॉन रेजिडेंट इंडियन से, तो ये वैल्यू है $3000 और इक्वलेंट। तो देखिए हमने इसी एक स्लाइड के अंदर कम से कम 7-8 क्वेश्चंस को कवर किया है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये छोटी सी स्लाइड। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, हम वहीं पे उसको आंसर कर देंगे। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई जनरल क्वेरी है, तो ये हमारा ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे आप अगर मेल कर देते हैं तो हम आपका सूटेबली आंसर करके हेल्प कर देंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो आप डिसलाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, लेकिन अगर वो आपको यूजफुल लगा है तो फिर लाइक करने में भी संकोच मत करें, क्योंकि आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब उस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करता है अपने लेवल के ऊपर। यानी आपका लाइक करना मीन्स यू विल बी हेल्पिंग मैनी मोर स्टूडेंट्स। तो अगर आधे घंटे से ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड किया है, यूज़ किया है टू वॉच दिस वीडियो, तो आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे टू लाइक इट। इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया है, या चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे, जिससे आपकी बहुत सारी क्लासेस मिस हो चुकी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ में पुश कर दें। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आने वाले लेसन्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।